सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, बस 20 मिनट और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। क्योंकि हम जब पिछले दिन भी क्वेश्चन गेस किए थे साइंस वाले दिन, तो उसमें से 12 में से 8 क्वेश्चन हमारा लड़ गया था। और आज भी हम सोशल साइंस में हम वैसे ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल लड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन है और पूरा गेस क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि बिल्कुल गेस क्वेश्चन है। तो बस आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन फटाफट से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भर परीक्षा हम आपको जबरदस्त रूप से मदद कर सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण कहने का मतलब होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आपको विनिर्माण मतलब समझाते हैं। विनिर्माण मतलब होता है कि कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना। जैसे देखते होंगे आप लोग कि कोई भी बड़ा बड़ा उद्योग होता है, उसको चलाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल का जरूरत होता है। जैसे जो चीनी उद्योग है, उसको चलाने के लिए हमको गन्ना का जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि बिना गन्ना का चीनी नहीं बन सकता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है। अगर चूना पत्थर का ले लें तो चूना पत्थर से सीमेंट का निर्माण होता है। अगर कपास की बात करें तो कपास से सूती कपड़ा का निर्माण होता है। कहने का मतलब आप लोग साफ साफ समझिएगा कि कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। और विनिर्माण को वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विनिर्माण को वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। तो बस हम लोग को इसी चीज को लिखना है कि कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। और जो विनिर्माण होता है वह किसी भी उद्योग का आर्थिक विकास का केंद्र माना जाता है। अब किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास का केंद्र इसलिए माना जाता है कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल अति आवश्यक होता है। अगर उद्योग के पास कच्चा माल का अभाव होगा तो कभी भी वह उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए विनिर्माण को यानी कि कच्चा माल को उद्योग के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग विनिर्माण कहने का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। चलिए अब इसके जो अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे वह वीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक को लिखिए, कि उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक कौन कौन से होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि उद्योगों के 3 स्थानीय कारक निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है कच्चा माल, दूसरा होता है पूंजी और तीसरा होता है शक्ति के साधन। तो बारी बारी से हम लोग पहले कच्चा माल को देख लेंगे, उसके बाद पूंजी को देख लेंगे और उसके बाद शक्ति के साधन क्या होता है उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कच्चा माल देखते हैं। कच्चा माल के बारे में अभी हम आपको बताएं कि किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल का होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जब भी कोई उद्योग पक्का माल तैयार कर रहा है, इसका कारण है कि उसके पास कच्चा माल पहले से मौजूद है। अगर किसी भी उद्योग के पास कच्चा माल नहीं रहेगा तो कभी भी वह पक्का माल तैयार नहीं कर सकता है। तो कच्चा माल सबसे अधिक जरूरी होता है उद्योगों के स्थानीयकरण कारक के लिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कच्चा माल, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद उद्योग को चलाने के लिए पूंजी यानी कि रुपया पैसा बहुत अधिक जरूरी है। अगर मान लिया जाए कि कोई बड़ा उद्योग है, उसके पास पूंजी का अभाव है, तो कभी भी वह उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी वह उद्योग विकास नहीं कर सकता है। तो पहला तो कच्चा माल जरूरी है और दूसरा उसके अलावा पूंजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद आपको पूंजी में क्या लिखना है, बस आप लोग सिंपल तरीके से लिख दीजिएगा कि किसी भी उद्योगों को चलाने के लिए मशीन खरीदने के लिए पूंजी का जरूरत होती है। मान लिया जाए कि कोई उद्योग चलेगा तो उसमें मशीन रहेगा, बिना मशीन का तो उद्योग नहीं चल सकता है। और मशीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसा रहना चाहिए, रुपया रहना चाहिए, अर्थात कि हमारे पास पूंजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद होता है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन कहने का मतलब होता है कि मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन होते हैं। सबसे पहला हम आपको क्या बताएं, देखिए जो तीनों है एक दूसरे से लिंकअप है। सबसे पहले हम आपको बताएं कच्चा माल, उसके बाद बताएं हम आपको पूंजी। अगर पूंजी नहीं रहेगा तो आप शक्ति के साधन नहीं खरीद सकते हैं। शक्ति के साधन कहने का मतलब कि हम बहुत ज्यादा पूंजी लगा करके मशीन तो बड़ा खरीद लिए, लेकिन मशीन को चलाने के लिए हमारे पास पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, केरोसिन तेल होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। जब ये सब हमारे पास नहीं रहेगा तो कभी भी हमारा पूंजी काम नहीं करेगा, और जब पूंजी काम नहीं करेगा तो हमारा उद्योग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शक्ति के साधन में क्या हो जाएगा कि मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन का होना अति आवश्यक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, विद्युत, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण कारक में
तीन चीज महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कच्चा माल हो जाता है, दूसरा पूंजी हो जाता है और उसके अलावा तीसरा शक्ति के साधन हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि उद्योगों के तीन स्थानीय कारण कौन कौन से होते हैं, तो बस आप लोग को लिख देना है कच्चा माल, पूंजी और शक्ति के साधन। चलिए उसके बाद जो अगला नंबर क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा होता है निजी उद्योग और तीसरा होता है सहकारी उद्योग। पहला होता है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा हम आपको बताएं निजी उद्योग और तीसरा होता है सहकारी उद्योग। अब चलिए बारी बारी से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, जो कि सबसे पहला है सार्वजनिक उद्योग। तो चलिए इसके बारे में पहले हम आपको विस्तार रूप से बता देते हैं कि सार्वजनिक उद्योग क्या होता है। तो सार्वजनिक उद्योग में हम लोग लिखेंगे कि वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में होती है। कहने का मतलब हुआ कि सार्वजनिक उद्योग, देखिए सार्वजनिक कहने का ही मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए कहने का मतलब होता है कि वह सरकारी होना चाहिए। तो या तो उसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होगा या तो उसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास होगा, उसे ही हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे भारतीय रेल सार्वजनिक उद्योग में आ जाता है, क्योंकि भारतीय रेल का उपयोग तो सभी कोई करते हैं। लौह इस्पात हो गया, जहाज हो गया, भिलाई इस्पात हो गया, राउरकेला इस्पात हो गया। इस प्रकार से सार्वजनिक उद्योग के सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सार्वजनिक उद्योग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में होता है, उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। अब दूसरा होता है निजी उद्योग। देखिए निजी कहने का ही मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारा अगर पर्सनल है तो उसको बोलते हैं कि हमारा निजी वस्तु है। तो निजी उद्योग कहने का मतलब हुआ कि वैसा उद्योग जिनका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किया जाता है, मतलब जिसका मालिक सिर्फ और सिर्फ कोई खास व्यक्ति होता है या फिर कोई खास कंपनी होता है, उसको निजी उद्योग बोलते हैं। जैसे हो जाता है साइकिल उद्योग, कपड़ा उद्योग, दवाई उद्योग या फिर उसको औषधि उद्योग भी बोलते हैं, बिस्कुट उद्योग इत्यादि। तो हम उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहले हम आपको सार्वजनिक उद्योग में बताएं कि जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में होता है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। उसके बाद निजी उद्योग में हम आपको बताएं कि वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, उसको निजी उद्योग कहते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर हो जाता है सहकारी उद्योग। तो अब हम लोग जानेंगे कि सहकारी उद्योग क्या होता है। तो देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है। सहकारी कहने का मतलब होता है पार्टनरशिप वाला। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके किसी उद्योग को चालू करता है। तो उसी को कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है, उसे सहकारी उद्योग बोला जाता है। जैसे अगर इसके एग्जांपल में हम लोग लिखें तो चिमनी भट्ठा होता है। अगर भट्ठा के हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो भट्ठा निजी उद्योग भी हो सकता है और सहकारी उद्योग भी हो सकता है, क्योंकि भट्ठा जो है वह कोई निजी व्यक्ति भी खोल सकता है या फिर दो लोग तीन लोग आपस में पार्टनरशिप करके भी खोल सकते हैं। तो कहने का मतलब सहकारी उद्योग में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहला हम आपको बताए सार्वजनिक उद्योग, दूसरा बताए निजी उद्योग और तीसरा बताए सहकारी उद्योग। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं, बस आप लोग को एक ही काम करना है, कंसंट्रेट होकर के यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। किसी प्रकार का अगर ध्यान यहाँ से आपको भटकता है तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा, क्वेश्चन आपसे याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि रट्टा मारने से क्वेश्चन याद नहीं होता है, क्वेश्चन समझने से ही याद होता है। जो आप यहाँ पर समझिएगा परीक्षा में वही आपके साथ जाएगा। रट्टा मारिएगा तो हो सकता है कि परीक्षा में आप भूल जाइएगा, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो उसको आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। इसलिए आप लोग रट्टा मारने से ज्यादा बेहतर है कि समझने की कोशिश करिए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण, जिसको अंग्रेजी में पॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो कह रहा है कि प्रदूषण क्या है और यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण क्या है या मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रदूषण के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है। कभी भी प्रदूषण से लाभ नहीं होता है, जब भी होता है तो प्रदूषण से हानि ही होता है। तो प्रदूषण का मतलब हम लोग लिखेंगे कि पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है, उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। या फिर इसका दूसरा परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या लिखेंगे?
जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से, या तो जल में, या तो वायु में, या तो मिट्टी में, क्योंकि प्रदूषण जल प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं, मिट्टी प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा परिभाषा, जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसके उपयोगिता में कमी आ जाता है, उसके उपयोगिता में ह्रास आ जाता है, उसी को हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको यहाँ पर दो परिभाषा बताए। पहला आप लोग लिख सकते हैं कि पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है, उसे प्रदूषण बोला जाता है। इसी को हम लोग दूसरा करके लिखेंगे कि जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसके उपयोगिता में ह्रास हो जाता है, उसके उपयोगिता में कमी हो जाता है, उसी को हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। चलिए अब इसका अगला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पॉइंट है आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना कितने ईस्वी में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1854 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना कितने ईस्वी में? तो 1854 ईस्वी में। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भारत में सूती वस्त्र मिल की संख्या कितना है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कुल संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100, यानी कि भारत में कुल 100 सूती वस्त्र के मिल हैं। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के मिल कहाँ है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के मिल कहाँ है? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के जो मिल हैं वह कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अब इसका अगला पार्ट था कि प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर में जो हम आपको अभी क्वेश्चन बता रहे थे कि प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको प्रदूषण के बारे में बता दिए कि प्रदूषण किसे कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए कि प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला होता है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, उसके बाद होता है मिट्टी प्रदूषण, उसके बाद चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण, और 5वां नंबर यहाँ पर होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। 5वां नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा में जो मुख्यतः पूछे जाते हैं यही 4 पूछे जाते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और यहाँ पर 5वां होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, जिसको आप लोग बस अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ और यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा उद्योग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही होता है। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में लगाया गया, जो कि सफल रहा। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कितने ईस्वी में लगाया गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1818 ईस्वी में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में लगाया गया, जो कि असफल रहा, ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। यह वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बस आप लोग यहां से ध्यान से इसको समझिएगा। सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। सबसे पहले आप लोग सूती वस्त्र के बारे में जान लीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो कपास होता है। चलिए अब सूती वस्त्र उद्योग के वर्णन के बारे में हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे कि इसे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। जैसा कि अभी अभी हम आपको बताए कि सूती वस्त्र उद्योग को भारत का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। और यह जो पहला परमाणु है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहला परमाणु सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला था। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से यह संकेत मिला है कि भारत में सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। इसके बारे में हम आपको बताएं कि सबसे पहला कारखाना 1818 ईस्वी में लगाया गया था, जिसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। तो बस यहां से आप लोग देखते रहिए। सूती वस्त्र बनाने में भारत का प्राचीन काल से एकाधिकार रहा है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर स्थान पर स्थापित किया गया था। हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहला कारखाना कब और कहां लगाया गया। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा, यानी कि ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, तुरंत ही कारखाना बंद हो गया। उसके बाद जबकि 1854 ईस्वी में, देखिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है कि जबकि 1854 ईस्वी में भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना
कवासजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया। किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो कवासजी डावर के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। सबसे बड़ा उद्योग कृषि को माना जाता है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को ही माना जाता है। भारत में अभी सूती मिल की कुल संख्या 100 है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। जैसा कि जितने पॉइंट हम आपको ऊपर में बताए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में वर्णन करें, तो बस छोटे छोटे पॉइंट को आपको मिला करके एक बड़ा सा पॉइंट लिख देना है, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देना है। अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो आपको पूरे 2 नंबर दे दिए जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बस आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, जिसका सबसे पहला परमाणु सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। सूती वस्त्र बनाने में भारत का प्राचीन काल से एक अधिकार रहा है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर स्थान पर स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा। और उसके बाद भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कवासजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को ही माना जाता है। और भारत में अभी सूती वस्त्र उद्योग की कुल संख्या 100 है, जिसमें से सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। देखिए, भौगोलिक दशाएं, हो सकता है कि जब दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो इससे पूछा जाएगा कि सूती वस्त्र उद्योग की भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन करें, या फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन करें। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के भौगोलिक दशा में मुख्यतः 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहला कच्चा माल, दूसरा बंदरगाह और तीसरा शक्ति के साधन। तो कच्चा माल में हम लोग क्या लिखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो कपास होता है। हम आपको शुरुआती में ही बता दिए थे कि कपास को इस उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। सूती वस्त्र का जो मुख्य केंद्र है वह महाराष्ट्र और गुजरात में है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो कच्चा माल में हम लोग यही लिख देंगे। उसके बाद बंदरगाह, इसके माध्यम से कच्चे माल का आयात निर्यात आसानी पूर्वक होता था, यानी कि जब बंदरगाह रहेगा तो समुद्री रास्तों से भी सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल यानी कि कपास का आयात और निर्यात हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद शक्ति के साधन में हो जाएगा। शक्ति के साधन में हम आपको जैसा कि बताए कि सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए शक्ति का साधन आवश्यक है। शक्ति के साधन कहने का मतलब कि जिससे कि फैक्ट्री चलाई जा सके, जिससे कि कारखाना चलाई जा सके, जिससे कि उद्योग चलाई जा सके। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, विद्युत हो गया, इस प्रकार के जितने भी साधन है वह सभी शक्ति के साधन के अंतर्गत आते हैं। तो भौगोलिक दशाएं में 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला कच्चा माल, दूसरा बंदरगाह और तीसरा शक्ति के साधन। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। सीमेंट उद्योग के बारे में भी हम आपको बताए हैं कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसे कि आपको आगे लिखना भी पड़ेगा कि भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कितने ईस्वी में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। कहाँ में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा चेन्नई में। कहाँ में स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। और चेन्नई के कौन से स्थान पर? तो ध्यान रखिएगा रानीपेट। ठीक है, रानीपेट। ठीक है, रानीपेट में। यानी कि आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में बना। कहाँ में बना? तो चेन्नई में बना। चेन्नई के किस स्थान पर? तो रानीपेट में। बस इसी चीज को हम लोग आगे विस्तार से लिखेंगे। यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल चूना पत्थर होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सीमेंट उद्योग के बारे में अगर वर्णन करने के लिए पूछ दे तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल चूना पत्थर होता है। इसके अलावा जिप्सम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोयला भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि सीमेंट उद्योग को चलाने के लिए जिप्सम का भी जरूरत पड़ता है, एल्युमिनियम का भी जरूरत पड़ता है और उसके अलावा कोयला भी शामिल होता है इसमें। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में लगाया गया। अभी हम आपको ऊपर में बताएं कि सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ था। देखिए लिखा हुआ है चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ था। जबकि अगर हम लोग विश्व की बात करें, भारत में तो हम आपको बता दिए कि 1904 ईस्वी में सबसे पहले चेन्नई में स्थापित हुआ। जबकि अगर विश्व में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना का आविष्कार अगर कहीं हुआ तो 1824 ईस्वी में जोसेफ स्टीफेन के द्वारा ब्रिटेन के पोलैंड स्थान पर स्थापित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जबकि विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में जोसेफ स्टीफेन के द्वारा ब्रिटेन के पोर्टलैंड स्थान पर, कहां पर? ब्रिटेन के पोर्टलैंड स्थान पर स्थापित किया
किया गया। सीमेंट उद्योग को भवन निर्माण का प्रथम सामग्री माना जाता है। यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब घर का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए सीमेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहले तो घर का निर्माण मिट्टी से भी हो जाता था, लेकिन आधुनिक युग में बिना सीमेंट के घर का निर्माण नहीं होता है। इसलिए भवन निर्माण का प्रथम सामग्री सीमेंट को ही माना जाता है, यानी कि सीमेंट उद्योग को ही माना जाता है। इसके अलावा सीमेंट का उद्योग कहाँ कहाँ पर काम करता है, यानी कि सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ पर अधिक होता है, तो बड़े बड़े पुल बनाने में, बड़े बड़े बांध का निर्माण करने में यह सबसे अधिक सहायक होता है। यह कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम का यौगिक होता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सीमेंट होता है वह कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम का यौगिक होता है। तो कुल मिलाकर के बस आपको इतना ही सीमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें, तो बस आपको लिख देना है यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल चूना पत्थर होता है। इसके अलावा इसमें जिप्सम, एल्युमिनियम और कोयला भी शामिल होते हैं। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ, जो कि सफल रहा था, यानी कि यह भी सफल नहीं हो पाया था। जबकि यदि हम लोग विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में जोसेफ स्टीफन के द्वारा ब्रिटेन के पोर्टलैंड स्थान पर स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग को भवन निर्माण का प्रथम सामग्री माना जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े पुल बांध के निर्माण में सहायक साबित होता है। यह कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम का यौगिक होता है। अगर उत्पादन क्षेत्र के बारे में बात किया जाए कि सीमेंट का उत्पादन क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर, यानी कि सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है, तो सबसे पहला हो जाएगा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ETC। यानी कि बस आप लोग 5 क्षेत्र का नाम ध्यान रखिएगा, 5 राज्य का नाम ध्यान रखिएगा जो कि सीमेंट उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य है। पहला राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीमेंट उद्योग के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसके पहले जो हम आपको सूती उद्योग बताए उसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है, जिस उद्योग का संबंध सीधे सीधे उपभोक्ता से होता है, यानी कि जैसे ही उद्योग से निकला सीधे सीधे वह उपभोक्ता के पास चला जाता है, सीधे सीधे उसका उपभोक्ता के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, उसे ही हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे चीनी होता है, चीनी उद्योग से निकलता है और सीधे सीधे उपभोक्ता के पास चला जाता है। अगर हम लोग चाय की बात कर ले तो चाय भी उपभोक्ता उद्योग में आ जाता है। पंखा का कार्य कर लें तो पंखा का भी कार्य जो है वह उपभोक्ता उद्योग में आ जाता है। सिलाई मशीन की अगर बात करें तो सिलाई मशीन भी उपभोक्ता उद्योग में आ जाता है। तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए लघुत्तरीय प्रश्न में, तो बस हम लोग को लिख देना है कि जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से सीधे सीधे होता है तथा वह उपयोगी वस्तुएं बनाता है। क्या बनाता है? उपयोगी वस्तुएं बनाता है, जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। बस आपको 3 लाइन ही लिखना है। जैसे एग्जाम्पल आपको हर हाल में देना है, क्योंकि अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो अगर आप लोग इसमें एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तो आपको 1 नंबर देकर के छोड़ देगा। लेकिन अगर आप लोग इसमें 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं, तो आपको पूरे 2 नंबर दे दिए जाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या दे देंगे, पंखा का कार्य हो जाएगा, सिलाई मशीन हो जाएगा, चाय चीनी उद्योग इत्यादि हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए होंगे कि उपभोक्ता उद्योग क्या होता है। उसके बाद देखिए जो अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग 1 नंबर का हर हाल में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान ही रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1 क्वेश्चन तो इससे हर हाल में पूछेगा, इससे ज्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन मिनिमम हम आपको बता रहे हैं कि 1 क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगा। और अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो 2 नंबर वाले प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस कांड की घटना क्या है? भोपाल गैस कांड की घटना क्या है? बस अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रटते होंगे कि भोपाल गैस कांड में कौन से गैस का लीकेज हुआ था, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। लेकिन भोपाल गैस कांड है क्या, किसको हम लोग भोपाल गैस कांड कहते हैं, इसके बारे में आप लोग समझिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोग डेट ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 3 दिसंबर 1984 की बात है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, भोपाल शहर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अचानक कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख दिए हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्या हुआ था कि कार्बाइड कंपनी में
3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हो गया था। ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी था। किस चीज़ का कंपनी था? तो कार्बाइड कंपनी था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में व्यक्ति की मौत हो गया। मिथाइल आइसोसाइनाइट बहुत ही खतरनाक गैस होता है, बहुत ही जहरीला गैस होता है, और जैसे ही यह लीकेज हुआ हजारों की संख्या में आदमी की मौत हो गया। ठीक है, हजारों की संख्या में आदमी मारे गए। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो रिसाव हुआ और जिसमें हजार की संख्या में आदमी मारे गए, इसी को भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। और उसका असर बहुत दिनों तक भोपाल पर पड़ा। क्या असर पड़ा? तो देखिए, इसका परिणाम कई वर्षों तक देखने को मिला। जो भी बच्चा वहां जन्म लेता था वह या तो अपाहिज रहता था या फिर आंख के रोग से ग्रसित रहता था। यानी कि जिस प्रकार से जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था तो उसका प्रभाव बहुत अधिक दिनों तक देखने के लिए मिला था। जब अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था तो उसके बाद कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक जो भी बच्चा वहां पर जन्म लेता था वह या तो अपाहिज होता था या फिर किसी भी रोग से ग्रसित होता था। किसी को आंख से प्रॉब्लम है तो किसी के कान से प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी बच्चा सही तरीके से जन्म नहीं लेता था। किसी को कुछ न कुछ प्रकार का दिक्कत होता ही था, कोई अपाहिज होता था। तो इस प्रकार से भोपाल में भी हुआ। जब मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ उसके बाद से कई वर्षों तक जितने भी बच्चे जन्म लेते थे भोपाल में, वहाँ क्या होता था कि हर एक बच्चे अपाहिज हो जाते थे खुद से, मतलब जन्म से ही अपाहिज रहते थे, जन्म से ही अपाहिज रहते थे या फिर आंख के रोग से ग्रसित रहते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भोपाल गैस कांड के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग से आप लोग क्या समझते हैं? लौह इस्पात उद्योग से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यह एक भारी उद्योग होता है जिसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अब आप लोग समझिएगा कि लोहा को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, आधारभूत कहने का मतलब होता है आधार। तो किसी भी चीज का आधार क्या होता है? लोहा ही होता है। यानी कि किसी भी चीज का रीढ़ क्या होता है? लोहा ही होता है। इसलिए लोहा को अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी माना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक भारी उद्योग है जिसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है तथा किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। ठीक है, लौह इस्पात को किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है क्योंकि जितने सारे छोटे बड़े उद्योग होते हैं वह सभी लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करता है। जब भी यह वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दीर्घ उत्तरीय में, यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाएगा। और अगर आप लोग इसका सही जवाब लिखते हैं जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, अगर सेम टू सेम आप लोग लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। तो किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि लौह इस्पात उद्योग को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है क्योंकि जितने सारे छोटे बड़े उद्योग होते हैं वह सभी लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करता है। इसे औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, लौह इस्पात का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रेल की पटरी बनाने में, रेल का डिब्बा बनाने में, मोटर गाड़ी में, मशीन में, भवन निर्माण में, जहाज निर्माण में, और उसके अलावा जो खेती बाड़ी करने के लिए यंत्र होता है यानी कि जो कृषि यंत्र होता है उसमें भी लौह इस्पात का उपयोग किया जाता है। यानी कि जितने सारे भी मशीन होते हैं, रेलवे का पटरी होता है, रेलवे का डिब्बा होता है, भवन निर्माण होता है, जहाज होता है, सभी लोहे से ही बनाए जाते हैं। इस कारण से लोहे को अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, लौह इस्पात का सबसे पहला कारखाना 1830 ईस्वी में स्थापित किया गया था। लौह इस्पात का सबसे पहला कारखाना 1830 ईस्वी में कहाँ में स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1830 ईस्वी में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा। जबकि आधुनिक भारत में पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो उसमें कहाँ पर? उसमें कुल्टी क्षेत्र में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो कि सफल रहा। यानी कि सबसे पहला कारखाना जो तमिलनाडु में बनाया गया वह क्या रहा? वह असफल रहा। लेकिन जो बंगाल के कुल्टी क्षेत्र में बनाया गया 1874 ईस्वी में, वह सफल कारखाना रहा। जबकि सर्वाधिक विस्तार जमशेद जी टाटा के द्वारा, आप सभी लोग जानते होंगे कि जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा लोहा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण हुआ था। ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण हुआ था जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में, जो कि अभी झारखंड का हिस्सा है, वहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब वहां पर बहुत सारे कंपनी हो गए हैं, अब वहां पर बहुत सारे कंपनी बढ़ गए हैं, स्टील का निर्माण भी होता है, लेकिन शुरू में सिर्फ और सिर्फ वहां लोहा ही निकाला जाता था, लौह इस्पात से लोहा का ही निर्माण होता था।
कब, आप लोग ईस्वी ध्यान रखिएगा, 1907 ईस्वी में। किनके द्वारा शुरू किया गया? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा, और जमशेदजी टाटा के नाम पर ही उस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा था, आप लोग ध्यान रखिएगा। वह अभी झारखंड का हिस्सा है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे लौह इस्पात उद्योग कारखाना स्थापित किया गया था। इसके अलावा कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, दुर्गापुर के क्षेत्रों में भी इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। यानी कि सबसे पहला जो स्थापित किया गया था वह जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि सर्वाधिक विस्तार यानी कि बहुत बड़ा कारखाना था। अब वह झारखंड का हिस्सा है, जमशेदपुर में चला गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे था लौह इस्पात का कारखाना। इसके अलावा अब तो कर्नाटक में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, दुर्गापुर के क्षेत्रों में भी यह सारे लौह इस्पात के कारखाना स्थापित कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लौह इस्पात के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।